हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारे पास में +2 पोल साइंस के 5वें चैप्टर से संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम ये जो 5वां चैप्टर है ये पूरा पूरा आपको समझाएंगे और जो इसमें फैक्ट दिए गए हैं उसके अलावा हम फर्दर फैक्ट के माध्यम से आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको ये जो टाइम पीरियड चला ना ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आपके पास में इतना मटेरियल हो कि आप बहुत आराम से इस चीज़ को लिख सकें। तो ये हमारे पास में +2 क्लास का जो चैप्टर है ये है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। कि किस प्रकार से कांग्रेस के सामने नेहरू जी के बाद में चुनौतियां आती हैं, उनसे डील कैसे किया जाता है और कौन कौन से फैक्टर इसमें जिम्मेवार होते हैं। तो इस चीज़ को हम बहुत आराम से समझेंगे और बहुत आराम से देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो की स्लाइड को। तो इसमें क्या बोला गया है कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो यहाँ पे बोला गया है 1964। तो ये जो 1964 का टाइम है ना, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो नेहरू जी है वो क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। जो नेहरू जी है उनके एक्सपायर होने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है कि जो चाइना है, यानी चाइना की तरफ से पंचशील समझौते के बाद में क्या करना, 2 फ्रंट से भारत पर हमला कर देना। एक फ्रंट क्या था, अक्साई चीन की साइड से, और दूसरा हमला क्या था, नेफा वाली साइड से हमला था। तो नेहरू जी इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन देखते ही देखते जो युद्ध था चाइना के साथ में, अक्साई चीन का एक बहुत बड़ा एरिया उनके क्या आ गया, कब्जे में चला गया। और नेफा का जो फ्रंट था वो भारत की जो सेना थी उन्होंने बचा लिया। तो इस वक्त रियल में क्या था कि जो नेहरू जी थे ना उनकी बहुत बड़ी आलोचना हुई कि भी आपको भाई पता होना चाहिए, पंचशील समझौता चलो अपनी जगह एक है, लेकिन कोई भी राष्ट्र ऐसे अंधा विश्वास तो नहीं कर सकता ना। तो और दूसरी सबसे मेन बात ये थी कि जो उस वक्त हमारे राष्ट्रपति जी थे, कौन थे उस वक्त, राधा कृष्णन साहब। तो ये राधा कृष्णन साहब ना बहुत ज़्यादा नाराज हुए नेहरू जी से और उनके सरकार से। कहते हैं कि उनको मतलब घुटनों तक झुका दिया उन्होंने, इस कदर मतलब नाराज थे। और नेहरू जी को इतना बड़ा सदमा लगा कि नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है मई 1964 में। और लास्ट में कृष्ण जी क्या करते हैं कि नेहरू जी का जो रक्षा मंत्री था ना उनको जब तक इस्तीफा नहीं लिखवा लिया तब तक शांत नहीं बैठे। अब मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में क्या है, पीएम की जो सीट है वो अभी क्या है हमारे पास में, वैकेंट है। तो अब ये जो चैप्टर चलेगा ये इसके बाद में चलेगा कि रियल में उसके बाद में क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है जी, थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दी ताकि आपको लिंक करने में दिक्कत ना आए। तो अब क्या, नेहरू जी की मृत्यु हो रही है, पिछले 1 साल में भी ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन होगा। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल से एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिरकार इस देश का क्या होगा। क्योंकि कॉमन सी बात, एक सोचने वाली बात है कि गद्दावर नेता थे और भारत को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक बहुत बड़े दूरदर्शी थे, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से वेल प्लान करके करते थे। तो लोगों के मन में ये आशंका थी कि लोग ये कह रहे थे कि भारत का जो लोकतंत्र है ना काफ़ी लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा। तो लोगों के दिमाग में ये था, क्या ये वही टाइम है कि हमारा देश दोबारा से टूट जाएगा। तो इसीलिए भारत से बाहर के बहुत लोग क्या कर रहे थे, संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो दूसरा सवाल इस संदेह के दायरे में उठा कि आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देश की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। असफल होने की सूरत में ये डर था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अगर ये जो पीएम का मुद्दा सही नहीं बैठता तो उनको टेक ओवर कौन कर लेती है, पाकिस्तान की सेना जो है वो वहाँ से टेक ओवर कर लेती है। तो इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह था कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयाँ आने वाली है और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं।
तो 1960 के दशक में क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो आज हम इसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि यही जो सिचुएशन थी ना, जैसे इसमें दिया गया छोटे से एक ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर यही समस्या कनाडा में भी आई थी, लेकिन वो पीएम के पद को बहुत अच्छे ढंग से संभाल नहीं पाए। तो यही दिक्कत यहाँ पे चल रही थी कि जैसे कनाडा जैसे देश के लोग ही नहीं संभाल पाए, तो क्या इंडिया संभाल पाएगा? तो दशक को खतरनाक दशक कहा गया, क्योंकि ये क्या था, गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी भी अनसुलझे थे। क्योंकि देखो जैसे 565 रियासतें थी वो एक हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपने देखा कि 1953 के दरमियान जो चल रहा, अनस्टेबिलिटी सी चल रही थी, यानी एक स्मूथली नहीं चल रहा था देश। तो संभव था कि इन सभी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती, तो अथवा खुद देश ही बिखर जाता। तो अब क्या आता है, नेहरू के बाद में शास्त्री जी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट जो थे वो नेहरू जी के बाद में शास्त्री को चुन लिया गया था। तो इस वक्त दो कैंडिडेट मैदान में थे। जो पहले कैंडिडेट थे वो कौन थे हमारे पास में, मोरारजी देसाई, ओके, और दूसरे कौन थे, शास्त्री साहब थे। लेकिन इस वक्त ये समस्या थी कि मोरारजी को बनाया जाए या शास्त्री को बनाया जाए, क्योंकि सबको पता था कि मोरारजी जो है ना वो एक गद्दावर नेता थे और उनको दबाना थोड़ा सा दिक्कत वाली काम है। अब देखो जो अध्यक्ष होगा वो क्या चाहेगा कि उसकी देखरेख में और उसके कहने के अनुसार काम करे। तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, कामराज साहब थे। कौन थे, कामराज साहब थे। तो जो कामराज थे उनको क्या कहा जाता था, किंग मेकर कहा जाता था भारतीय राजनीति का, ओके, क्योंकि इन्होंने मतलब खुद ये पीएम नहीं बने, लेकिन इन्होंने कई पीएम बनाए, ओके। और ये 1964 से लेकर 1968 तक भारत के क्या रहे, जो कांग्रेस है उनके अध्यक्ष रहे। तो अब कामराज को डर था कि भाई मोरारजी को बना दिया ना तो ये अपनी बात नहीं मानेगा और ये अपने हिसाब से काम करेगा। क्यों, क्योंकि प्रसिद्ध भी बहुत ज़्यादा था और मोरारजी ये सोचते थे कि भाई मैं एक काबिल नेता हूँ, किसके बाद में, नेहरू के बाद में। लेकिन अंदर खाते क्या हुआ, शास्त्री जी के नाम पे मोहर लग गई, वोटिंग हुई और वोटिंग के दरमियान शास्त्री जी को चुन लिया गया, ठीक है जी। तो जो नेहरू के बाद में आए ना, शास्त्री जी आए, तो नेहरू के उत्तराधिकार का सवाल इतना आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों की सलाह से ऐसा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। अब देखो सभी नहीं थे, वो खुद ही उनके पक्ष में थे। तो शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के सेकंड प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश से थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई समय तक वे मंत्री भी रहे। तो उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा और अपने आखिरी जो टाइम था नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेलगाड़ी के जो रेल मंत्री थे उनके पद से क्या दे दिया, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब देखो जो 64 और 66 है ना हमारे पास में ये टाइम था, तो कह सकते हैं कि ये इनके लिए कोई एक अच्छा टाइम नहीं रहा जो शास्त्री जी थे, क्योंकि इस समय सबसे मेन जो मुद्दा चल रहा था ना देश के सामने, मेन मुद्दा क्या चल रहा था, सबसे मेन मुद्दा था कि एक तो युद्ध हो गया हमारा किसके साथ में, 1965 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया, और दूसरा हमारे देश में सूखे की स्थिति थी और देश के अंदर क्या चल रही थी, खाद्यान्न समस्या चल रही थी, यानी खाद्यान्न का गंभीर संकट था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो शास्त्री जी ने क्या किया, सबसे पहले देखो इन्होंने ये जो कहा ना कि भी एक सप्ताह में एक दिन भोजन ना करें आप, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने घर में सबसे ये पूछा कि भी आप एक दिन का उपवास कर लेंगे, तो हाँ उन्होंने वो चीज़ की। उसके बाद में उन्होंने कहा और सब जो पूरा राष्ट्र था ना उनसे अपील की कि भी आप सब एक दिन आप उपवास करें। और फिर उन्होंने क्या दिया, जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था और आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। और 1965 के दरमियान जो इनकी सूझबूझ थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, ओके। और इनकी सूझबूझ के कारण हमारा जो देश था वो पाकिस्तान के साथ में युद्ध आराम से जीत गया, ओके। तो अब रियल में क्या था, लेकिन इनका जो कार्यकाल है ना वो बहुत लंबा नहीं चला, यानी एक शॉर्ट टाइम
बोल सकते हैं। शॉर्ट पीरियड का हमारे पास में इनका कार्यकाल रहा, लेकिन जितना भी रहा बहुत ज़बरदस्त रहा इनका कार्यकाल। ओके, तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बड़े कम दिनों तक रहे और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक इनका देहांत हो गया। यानी जो इनका देहांत हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा संदिग्ध परिस्थितियों में हो गया। यानी जैसे ताशकंद में सुबह तो समझौता करते हैं और रात को इनको आना था, और रात को इनकी बोलते हैं भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत से अलग अलग लोग ना क्या करते हैं, कयास लगाते हैं कि भाई देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि यूएसएसआर की खुफिया संस्थान इन्हें मरवा दिया, और या फिर किसी अपने देश के नेताओं का हाथ रहा होगा। तो ऐसा बहुत सी मतलब देखा जाता है इनके बारे में। तो क्योंकि जो ये नेता थे ना, इन्होंने एक लेसन दिया सबको कि भाई ये नेता अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता ही नहीं कर रहा, तो वो हमारी बात कैसे मान लेगा। तो अब क्या है कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और देश फिर दोबारा से उन्हीं हालात में आकर खड़ा हो जाता है कि नेक्स्ट देश का पीएम कौन होगा। समझ आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला और क्या समझाया आपको। अब रियल में दोबारा से फिर वहीं पे कामराज जो किंग मेकर हैं, उनके सामने वही दिक्कत फिर खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैदान में इस बार भी कौन है, 2 ही पर्सन है। अब 2 पर्सन में कौन है, मोरारजी देसाई, और दूसरी साइड में कौन है इस बार, इंदिरा गांधी। अब रियल में जो कामराज साहब है ना, अब दोबारा अगेंस्ट है मोरारजी देसाई के। लेकिन भाई मोरारजी देसाई ना इस बार अड़े हुए हैं कि नहीं भाई, मैं इंदिरा को क्या पता है, मैं भाई बहुत अच्छे ढंग से क्या कर सकता हूँ, सब कुछ निभा सकता हूँ और सब कुछ चला सकता हूँ। लेकिन रियल में क्या हुआ कि अब कामराज साहब ने दोबारा वोटिंग करवाई। दोनों क्या हुए, वोटिंग में खड़े हुए, और लगभग जितने भी लोग थे सबने क्या किया, इंदिरा को वोट दिया। और एक बार फिर क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई का सपना था वो चकनाचूर हो गया, और इंदिरा जी हमारे पास में क्या बन गई, पीएम बन गई है। तो अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, कि ये जो कांग्रेस है ये इनके लिए एक दरार का काम करेगी। ओके, क्योंकि अब मोरारजी देसाई, चलो एक बार शास्त्री साहब तो चलो मान लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है कि भी उनके बराबर के थे, लेकिन अब इंदिरा कहाँ बराबर की होगी मोरारजी देसाई के साथ में। तो अब इनको यूं लगा, और इनके बीच में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 36 का आंकड़ा रहा। अब रियल में क्या हुआ कि कामराज साहब ने दोबारा से क्या कर दिया, इंदिरा गांधी, जो कि कामराज साहब इनको गूंगी गुड़िया कहते थे, क्योंकि इंदिरा उस वक्त ना ज़्यादा बोलती नहीं थी, क्या करती थी, हाँ ना हमें जवाब देना ज़्यादा पसंद करती थी। और कामराज साहब ने किसको चुन लिया, इंदिरा को चुन लिया। तो देखिए, शास्त्री की मृत्यु कांग्रेस के समय दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा के बीच में कड़ा मुकाबला था, और मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। और नेहरू की पार्टी में जो उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, गुजरे वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। और शास्त्री के ये क्या थे, सूचना प्रसारण मंत्रालय था इनके पास में, इंदिरा के पास में। तो इस दफ़ा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा के नाम पर सर्वसहमति कायम नहीं की जा सकी। तो ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस ने क्या कहा कि भाई गुप्त मतदान कर दो। अब पता था सबको भी गुप्त मतदान कैसे हो रहा है, कि कामराज साहब जो है वो इंदिरा के फेवर में है, तो इंदिरा की फेवर में तो सब क्या करेंगे, उन्हीं के लिए तो वोट डालेंगे। तो इंदिरा गांधी ने मोरार को क्या कर दिया, हरा दिया। और कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने क्या किया भाई, अपना मत दिया और नेतृत्व के लिए गहन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्वेश्चन जो भी हमने करवाया पाठ समझ आया होगा। और प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हो गया, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, और इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। तो अब क्या हुआ कि नए प्रधानमंत्री के जमने में थोड़ा वक्त लगा। और देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है इस वक्त जो 1966-67 का टाइम पीरियड है, यानी 1967 से 1972 तक की सरकार रहनी है। अब मान सकते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो सरकार है वो काफ़ी कमज़ोर है। और इसमें ना बहुत सी मतलब आप देखेंगे ना, इस टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या रहता है, बिल्कुल हावी रहता है किसी पे, इंदिरा गांधी की सरकार पे। तो लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, इस टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा कोई मतलब एक्टिविटी नहीं करती कि चलो भाई ठीक है आप जैसा कर रहे हैं वैसे ठीक है चलने दो। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना, ये काफ़ी मुश्किल भरा टाइम पीरियड रहने वाला है इंदिरा जी के लिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे
तो नए प्रधानमंत्री के जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंदिरा गांधी ने बड़े लंबे समय में राजनीति में सक्रिय थे। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े दिनों तक कम पद पर काम किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में उनको खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर हो जाएगी। क्योंकि कामराज जी ने यही सोचा कि तो गूंगी गुड़ी है, ये कोई भी करती है तो हमसे पूछ कर करती है, तो ये उन पर निर्भर रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी थी। ओके, तो इस वक्त तक अब रियल में क्या होगा कि यहाँ पे होगा तो सब कुछ सही, लेकिन जो पार्टी होगी ना कांग्रेस की वो टूट जाएगी और लोग ये कहेंगे यार अब जो कांग्रेस की पार्टी है ना उनमें जो नेहरू के समय बात थी ना वो नहीं रहेगी और इंदिरा गांधी को इस वक्त पूर्ण रूप से समर्थन भी प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी इस बार। तो देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। इससे इंदिरा की कठिनाई ज़्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। तो चलिए चौथा आम चुनाव कराते हैं अब इंदिरा जी के साथ में। तो भारत के राजनीति और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन अब जो प्रवृत्तियां थी थोड़ा बदलाव आने वाला था। तो चुनाव के संदर्भ में तो चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों को जल्दी जल्दी क्या हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरा 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था और साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जाता था। तो इस अध्याय में पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम से आप यह बात जान चुके होंगे कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि ये वही टाइम है जब हमारे देश में क्या आएगा कि जो हरित क्रांति है वगैरह सब कुछ इसी टाइम पीरियड में आएगी, क्योंकि इंदिरा को पता चल जाएगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मानसून की असफलता है, व्यापक सूखा पड़ा हुआ है, पैदावार में गिरावट है, गंभीर खाद्य संकट है और हमारा देश इस वक्त कहाँ से अनाज खरीद रहा है, अनाज खरीद रहा है यूएसए से, और यूएसए जानबूझकर भारत को अनाज देने में क्या करता है, इस वक्त में डिले करता है ताकि क्या किया जा सके, उन पे एक प्रेशर बनाया जा सके। अब प्रेशर क्यों बनाया जा सके, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये कोल्ड वार का टाइम चल रहा है। ओके, और जो इंडिया है ना वो कहीं ना कहीं समर्थन शो कर रहा है किसकी साइड में, यूएसएसआर की साइड में। समर्थन तो यूएसएसआर की साइड में है, लेकिन अनाज यूएसए से खरीद रहा है। तो जानबूझ के यूएसए क्या कर रहा है, उन पर दबाव बना रहा है। हाँ, अनाज दे रहा है, ऐसा नहीं कि अनाज नहीं दे रहा, लेकिन उतना स्मूथली नहीं दे रहा है कि हाँ जहाँ पे 5 दिन लगने चाहिए ना तो वहाँ पे 15 दिन लगाकर अनाज दे रहा है। तो इस समय बड़ी संकट की स्थिति है, मुद्रा भंडार में कमी है। और क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर हमारा देश क्या है, 2 युद्ध देख चुका है। ओके, और तो मुद्रा भंडार में तो कमी आएगी। उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ सैन्य खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। तो इन सारी बातों से देश के सामने आर्थिक गंभीर संकट पैदा हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपये का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि अमेरिका बहुत प्रेशर बना रहा था इंडिया के ऊपर कि भाई आपको हमारे फेवर में आ जाना चाहिए। लेकिन जो इंडिया था, आपको पता है ना, इंडिया वाले तो वैसे जुगाड़ लगाते हैं। इंडिया वालों ने एक संस्थान बना लिया गुट निरपेक्ष के, कहते हैं हम तो भाई किसी के साइड में नहीं है। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया। तो अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर कितनी हो गई, अब 7 हो गई। उसके बाद में आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। अब देखो इंदिरा इसमें क्या करती। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो थे इंदिरा को विरासत में मिले, यानी देश में गरीबी है, देश में महंगाई है, खाद्यान्न संकट है, ये विरासत में मिले। मैं मानता हूँ कि जो इंदिरा थी मतलब रियल में क्या थी, एक बहुत महान नेता थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से देश को मतलब इस हालात में पहुंचा दिया, इस संकट से निकाल दिया। चलो मैं मानता हूँ कि इनके कुछ फैसले जो थे ना वो थोड़े देश के लिए हितकर नहीं रहे, लेकिन वाकई में वैसे देखें तो आज तक हम ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छे नेता रहे हैं। तो अक्सर देश में बंद और हड़ताल की स्थिति लगी रही।
सरकार ने इसे कानूनी व्यवस्था और समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली। तो इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध में ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टियों ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। अब जो साम्यवादी और समाजवादी पार्टियां होती है, ये क्या होती है? ये तो यही चीज़ करेंगे। और आप अगले अध्याय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के लिए एक समूह ने मार्क्स लेनिनवाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे कभी भी नहीं हुए। तो यानी इंदिरा को समझ नहीं आ रहा था कि रियल में करें क्या। और दूसरा मेन मुद्दा ये था कि अब जो कांग्रेस थी ना, वो रियल में उतनी वो नेहरू वाली बात रही भी नहीं थी अगर माने तो। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये इंदिरा है कि ये नेहरू से भी क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे पार्टी को। तो अब क्या था कि गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद होता जा रहा था। जनता पार्टी मतलब दोबारा से क्या आ रही थी, इवोल्व हो रही थी। चलिए राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ लेते हैं। एक समाजवादी नेता थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है इनके बारे में, और विचारक थे। स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता। 1963 से 1967 तक लोकसभा के सांसद, मैनकाइंड पूर्व जन के संस्थापक, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया। विचारधारा के संयोजन में गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, पिछले वर्गों का आरक्षण की वकालत और कांग्रेस विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित हुए जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था। चलिए देखते हैं गैर कांग्रेसवादी क्या कहते हैं कि यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग नहीं रह सकी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव बना रहे थे। अब देखो सरकार पर दबाव कौन बना रहा है इस वक्त? जो सरकार पर दबाव बना रहा है ना, जो मेन थे हमारे पास में, कौन? जो इंदिरा जी के क्या थे, विपक्ष में खड़े थे। तो मोरारजी देसाई इस में क्या है, मेन कैंडिडेट बन चुके हैं। तो कांग्रेस की अब, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि चलो उस वक्त इंदिरा तो बन गई, इंदिरा तो पीएम बन गई, लेकिन जो मोरारजी देसाई थे वो वैसे नहीं मानने वाले थे। तो उनको क्या किया गया, मनाने के लिए उनको गृह मंत्रालय दिया गया और साथ में उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है जी, तो उनको गृह मंत्रालय उसमें दिया गया था। तो उसके वोट बैंक जानने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल से एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी जो थी मोर्चा बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कहते हैं ना कि अभी एक टाइम ऐसा आया कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सभी के सभी एक साथ में हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जीत गए। तो ये वही टाइम है कि जब इंदिरा को, क्योंकि देखो इंदिरा जो ये सामना कर रही है ना, तो इंदिरा के कारण तो ऐसा नहीं था ना, वो तो देश में मतलब अलग से टाइम था, तो इंदिरा के कारण होता तो अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त क्या होगा कि जितने भी नेता हैं वो सब क्या आ जाएंगे, एक साइड में आ जाएंगे, किसको हराने के लिए, इंदिरा को हराने के लिए। और अन्य राज्यों में सीटों के मामलों में चुनावी तालमेल किया। तो इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस के सत्ता से हटाने का एक फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि अब तक सबको पता चल चुका था कि जो कांग्रेस है ना, वो रियल में अब वो वाली बात उनमें नहीं रही है। तो आगे क्या हुआ कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया और गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ बताया। इसलिए गैर कांग्रेस दल का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र का क्या किया जा सके, वापस लाया जा सके। अब देखिए क्या होगा, चुनावों का जनादेश, व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इस माहौल में लोकसभा राज्य विधानसभा के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का वो क्या कर रही थी, सामना कर रही थी। लेकिन ये जो टाइम होगा ना, इस टाइम पीरियड के अंदर इंदिरा को क्या होगा, काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव के अंदर इतना मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देसाई और इंदिरा अलग अलग है
और अब लोगों को लगने भी लग गया है कि जो पार्टी है वो नेहरू वाली बात नहीं रही है। तो इसलिए जो पार्टी बुलंद बहुमत से जीता करती था ना नेहरू के टाइम में, लेकिन इस बार उसको क्या मिलेगा, केवल 283 सीटें मिलेगी भाई। कितनी सीटें मिलेगी, 283 सीटें ही इसको बहुमत में मिलेगी। और साधारण बहुमत से, मतलब जो भी साधारण बहुमत चाहिए ना, उससे क्या है, केवल 22 सीटें ही इनको मिली हैं ज़्यादा। और इस प्रकार से ये क्या करेंगे कि इस चुनाव के अंदर जो इंदिरा थी ना, वो 6 राज्यों की तो सीटें ही नहीं बचा पाई। यानी 6 राज्यों के अंदर जो इंदिरा के मंत्री थे, वो उस मंत्रिमंडल के आधे मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, और इस प्रकार सरकार कमज़ोर है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी इस टाइम। तो तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिला, क्योंकि देखो बहुमत मिल गया, क्या मिला, ज़्यादा नहीं मिला, बस 22 सीटें ज़्यादा मिली है, लेकिन उनको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष और बिहार के के.वी. साहे जैसे राजनीतिक दिग्गजों को भी क्या हो गया, मुंह की खानी पड़ी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जैसे मैंने बताया कि 6 राज्यों के अंदर तो उनको सीटें ही नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास में जो रेड है, ये क्या है कि वे राज्य है जहाँ पे इस वक्त कांग्रेस है। और 1967 में जहाँ पे बहुमत मिलता है और जहाँ पे बहुमत नहीं मिला, यानी रेड जो है उनमें बहुमत नहीं मिला, किनको, कांग्रेस को। तो इन सब में कांग्रेस हार जाती है और बाकी में जीत जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी एक चुनौती भरा टाइम है। लेकिन ये चुनौती भरा टाइम जो था ना, इंदिरा के लिए काफ़ी मतलब एक अनुभव लेकर आया और उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला इस चीज़ का। अब क्या होगा कि राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति अपने राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आई। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। तो जिन राज्यों में कांग्रेस के हाथ में सत्ता निकल गई, अब वो क्या थे कि वे देश किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में दिखाया आपको, और बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला में यह सरकार नहीं बना पाई। मद्रास प्रांत में, अब जिसको तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका नाम क्या था, द्रविड़ मुनेत्र कणगम। तो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता को पाने में कामयाब रही। और जो द्रविड़ पार्टी थी हमारे पास में, डीएमके जिसको बोला जाता है, ये हिंदी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व कर रही थी। क्योंकि ये पता क्या चाहते थे कि यार हिंदी को पूरे देश की भाषा नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ये हमेशा से इसके विपक्ष में रहे। तो यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे, और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व दिया। कहता देखो, एक तात्कालिक मुद्दा होता है किसी पार्टी के पास में, अगर कोई भी पार्टी तात्कालिक मुद्दे को क्या करती है, अच्छे से भुना लेती है, तो उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच में मतलब लड़ाई चल रही है, भाजपा और उनके बीच में वोटिंग होती है, तो उनके पास में मुद्दा ही नहीं है ना, मेन मुद्दा ये है। अगर उनके पास में मुद्दा होगा तो वो अच्छे से भुना पाएंगे। तो चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी कि जब किसी गैर कांग्रेस दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। ओके, तो अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन से सरकार बनी। तो उस समय आमतौर पर यह कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेनों पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित प्रदेश से होकर नहीं गुजरती थी। तो यानी ये आप देख सकते हैं कि अपने अनुभव से कि कितना बुरा दौर रहने वाला था इनके लिए। और सबसे मेन बात यह थी कि अब जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है, यानी इस बार से अब गठबंधन आपको देखने को मिलेगा। तो 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना क्या आती है, सामने आती है। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है और अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया, गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया, और इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल को सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में
ऐसी सरकार के घटक विधान विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से अलग थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टी कौन सी थी, एसएसपी और पीएसपी शामिल थी, और इसके साथ इस सरकार में कौन थे, वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी आए हुए थे। तो पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। तो इसमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम और एसएसपी, रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ भी क्या हो गया था, इसके अंदर ऐड हो गया था। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या था, एक गठबंधन की सरकार चली। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा था ये क्या था, दल बदल का मुद्दा, कि यहाँ पे क्या हो रहा था, अब हर कोई अपना दल बदल रहा था। अभी तक यहाँ पे एक ये कानून नहीं था कि जो किसने बनाया था, राजीव गांधी के टाइम में बना था, इसको लेकर दल बदल कानून बना था कि अगर कोई भी पर्सन जीत जाता है, अगर जीत कर किसी दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये ऐसा नहीं है। तो एक पार्टी से जीता, भागकर दूसरी पार्टी में चला गया। तो इसीलिए ये जो वाक्य है आया राम गया राम मशहूर हुआ, क्योंकि जो आया राम और गया राम ये था ना, ये एक पर्सन का नाम था और ये हरियाणा के विधायक थे गयालाल। और ये बोला जाता है कि इन्होंने कुछ ही टाइम में इतनी बार पार्टी को चेंज किया कि एक मुहावरा ही बन गया कि आया राम और गया राम, कि ये क्या थे, यूनाइटेड फ्रंट, शायद इनकी पार्टी का नाम यही था। विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़ी गई और तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारतीय राजनीति शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना है कि 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। तो राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे कीर्तिमान ही स्थापित कर लिया उन्होंने। कैसे कि उन्होंने एक पखवाड़े में यानी लगभग 15 दिन के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी को बदला। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस में दोबारा, देखो पहले कांग्रेस से यूनाइटेड में जा रहे हैं, फिर यूनाइटेड से कांग्रेस में आ रहे हैं और फिर कांग्रेस से यूनाइटेड में जा रहे हैं और उसके बाद में दोबारा ही यूनाइटेड से कांग्रेस में आ रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फ्रंट आने के मंशा जाहिर की। तो कांग्रेस के नेता कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह। तो उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस के सामने कहा कि गया राम था, अब आया राम है। तो यहीं से आया राम और गया राम का क्या हुआ, एक जुमला फेमस हुआ। तो इसमें मतलब मेन कुछ भी नहीं है, तो इसी के बारे में बताया गया तो हमने वो आपको बता दिया। देखो अब क्या है, कांग्रेस जीत चुकी है, ओके, कितनी सीटें, तो उनके जो भी सीटें चाहिए थी वो सीटें मिल गई है, 22 सीटें थोड़ी ज़्यादा मिली है। लेकिन जो ये हमारे पास में के कामराज जी थे, किंग मेकर जिनको बोला जाता है, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता थे, मद्रास के मुख्यमंत्री थे और मद्रास प्रांत में एजुकेशन ली है, स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना बनाई है। तो ये मिड डे मील वाली योजना देखो इन्होंने स्टार्ट की है, लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यक्रमों का कमान संभाल सके। आज के टाइम में बताओ कोई ऐसा है, आज के टाइम में कहते हैं ना, मरने वाला भी होगा ना तो भी कहेगा भाई हाँ नहीं नेता मैं ही रहूँगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने देखो कितनी बड़ी बात की है कि जो बूढ़े लोग हो गए ना उनको क्या करना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि जो युवा लोग हैं, जो नई सोच है, वो क्या आ सके, सरकार में आ सके। तो अब देखो कांग्रेस में विभाजन होगा। अब कांग्रेस में विभाजन क्या होगा, देखो कांग्रेस में विभाजन होने का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा था राष्ट्रपति का क्या शासन। अब जो राष्ट्रपति है ना हमारे पास में, तो उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद में जो इनमें दिक्कत आएगी तो वो कांग्रेस विभाजन के लिए क्या होगा, जिम्मेवार होगा। और अब दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वक्त जो है वो क्या है, हमारे पास में सरकार जो है कमजोर है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, अब खुद को थोड़ा सा ताकतवर कर लेगा और गोलकनाथ केस का फैसला भी इसी टाइम के अंदर आएगा, जो क्या होगा हमारे लिए, इनके लिए काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत भरा रहने वाला होगा। क्योंकि इस अब जो होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे फैसले सुनाएगा किसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो देखते हैं क्या अब इसमें रहने वाला है। तो चलिए, तो अभी जो हमारे पास में था
कि मैंने बताया कि आपको ये जो कांग्रेस में विभाजन होगा ना, तो इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रियल में क्या था कि 1962 से 67 तक तो जो हमारे पास में राधा कृष्ण साहब है ना, ये हमारे पास में क्या थे, राष्ट्रपति थे। और जो कामराज साहब थे ना, कामराज साहब दोबारा से चाहते थे कि राधा कृष्ण जी को क्या कर दिया जाए, दोबारा से प्रेसिडेंट बना दिया जाए। लेकिन इस बार जो इंदिरा जी थे ना, इंदिरा इसके फेवर में नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो राधा कृष्ण साहब थे ना, वो इंदिरा को बहुत ज़्यादा टोकते थे किसी भी काम के लिए, भी ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि वो समझते थे कि इनको अनुभव कम है। तो इसीलिए इनका रिलेशन है ना इंदिरा के साथ में काफ़ी अच्छा नहीं था। तो इसलिए इंदिरा ने कहा कि देख भाई, सीधी सी बात है, इस बार हम क्या करेंगे, साउथ का भी ले लिया, तो अब कोई माइनॉरिटी लेकर आते हैं ताकि उनको भी यूं लगे कि हम भी क्या है, सरकार में हैं। तो अब जो नाम आया वो नाम आता है जाकिर हुसैन साहब का। किसका नाम आता है? जाकिर हुसैन साहब का नेम आता है। और जाकिर हुसैन साहब का किसी से कोई विरोध नहीं होता, तो बहुत आराम से जीत जाते हैं। और क्या होता है कि किसी प्रकार कन्फ्लिक्ट नहीं होता और बहुत आराम से जीत गए, और इंदिरा भी इससे खुश थे। लेकिन सबसे जो मेन बात आई यहाँ पे इंदिरा के लिए कि 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब दोबारा से जो हमारे पास में राष्ट्रपति है, उनकी सीट क्या हो गई है, वैकेंट हो गई है। अब इंदिरा समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास में क्या दोबारा से ये आया कि अब नाम किसका दिया जाए, क्योंकि अब जाकिर हुसैन जी तो नहीं रहे हैं, और जो वीवी गिरी साहब है ना, वो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं, और वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। तो यानी एक तरह से कहें तो ये कार्यवाहक प्रधान, जो कार्यवाहक है ये राष्ट्रपति है। और जो अब हमारे पास में कहते हैं कि ये जो कामराज साहब है, तो कामराज साहब अब नहीं है अध्यक्ष। तो अब अध्यक्ष कौन है? निज लिंगप्पा। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? निज लिंगप्पा। तो ये अब अध्यक्ष है। ओके, और ये इंदिरा के पास में जाते हैं और इंदिरा को बोलते हैं कि देखो भाई इंदिरा जी, हम यूं करते हैं कि इस बार जो राष्ट्रपति है वो बना देते हैं नीलम संजीवा रेड्डी को। ठीक है जी, किनको बना देते हैं? नीलम संजीव रेड्डी को बना देते हैं। लेकिन देखो, अब तक इंदिरा समझ चुकी थी कि जो हमारे पास में कौन है, कामराज साहब है, ओके, और जो ये निज लिंगप्पा साहब है और नीलम संजीवा रेड्डी, इनका एक सिंडिकेट है, यानी सारे के सारे एक ही पर्सन है। तो इस बार इंदिरा कैसे बोलती? तो इंदिरा ने भाई इसके साथ में भी कहा कि नहीं, इनको नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भाई, वीएफ जारी कर दिया और नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का एक मतलब राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो इंदिरा इस वक्त क्या थी, थोड़ी टेंशन में थी क्या किया जाए। तो इंदिरा क्या करती है, वीवी गिरी साहब के पास में जाती है। ओके, किन के पास में जाती है? वीवी गिरी के पास में जाती है और बोलती है कि बताइए सर, आपको प्रेसिडेंट बनना है। अब देखो भाई, कौन ऐसा होगा कि जो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहेगा? तो वीवी गिरी साहब ने बोला कि हाँ जी बन जाएंगे मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या करना पड़ेगा। लेकिन वीवी गिरी साहब ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कोई प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो दोबारा प्रेसिडेंट के लिए पद में खड़ा हो जाए कि उपराष्ट्रपति हो जाए। तो कहते वो आप मेरे पे छोड़ दो, आप बताओ भाई बनना है या नहीं बनना है। तो वीवी गिरी साहब कहते भाई ठीक है, चलो भाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे। तो अब क्या है, इंदिरा ने क्या किया, इंदिरा जाती है, एक एक्ट पारित करती है। और क्या उसमें जो एक्ट लिखा गया है, उस एक्ट में क्या लिखवाया कि जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा। ओके, मतलब जब प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या करेगा, जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो पद को संभालेगा। अभी तक तो बात सही चल रही थी। अब इन्होंने बोला कि सपोज करो ये भी नहीं है। ओके, तो ये भी नहीं है तो इनकी जगह पे पद को कौन संभालेगा, जो राष्ट्रपति के, वो सीजीआई संभालेगा। अब सपोज करो सीजीआई भी नहीं है तो क्या करेंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, कौन होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो क्या करेंगे, पद को संभालेंगे। तो अब वीवी गिरी साहब के साथ में क्या था, बिल्कुल साफ रास्ता था। और वीवी गिरी साहब जो थे नीलम संजीवा रेड्डी के विपक्ष में खड़े हो गए, ओके, वोट के लिए। और उस समय जो सीजीआई थे ना, वो कौन थे, हिदायतुल्ला साहब थे, और वो क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं।
सब देखो यहाँ पे अब गेम चल रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भी किसी को पता ही नहीं है कि रियल में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सबको पता था कि जो वीवी गिरी साहब है ना, वो कौन है, इंदिरा गांधी के मतलब कैंडिडेट है। तो अब इंदिरा गांधी की कैंडिडेट है, तो अब इंदिरा ने क्या थे कि इंदिरा द्वारका प्रसाद जी के साथ पास में गए, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम थे, और बोला कि क्या करना चाहिए। तो देखो जैसे हमारे एक बागड़ी में कहावत है कि जब उंखल में सिर ही दे लिया तो मुसल से क्या डरना। तो जो द्वारका प्रसाद जी थे तो उन्होंने बोला कि भाई देखो इंदिरा जी, सीधी सी बात है, अब आपने कैंडिडेट खड़ा ही कर दिया तो अब आपको डरने की क्या जरूरत है, आपको ना स्पष्ट रूप से सामने आ जाना चाहिए। तो इस बार अब क्या है, इंदिरा जी बिल्कुल सामने आ जाती हैं और सबसे कहती है कि भाई आप पार्टी से ऊपर उठें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। क्योंकि देखो जो निजलिंगप्पा साहब थे उन्होंने व्हीप जारी कर दिया था। व्हीप का मतलब कि जो नेता होगा, मतलब किसका दल का, तो उसी को वो वोट डालना होगा। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज़ रंग लाई और गिरी साहब जीत गए। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो वीवी गिरी के साहब के टाइम में कि हमारे पास में सेकंड टाइम की काउंटिंग करवानी पड़ी। और ये भी पहली बार था कि यहाँ पे जो सत्तारूढ़ है ना उनका नेता हार गया। तो सब में बौखलाहट थी। इंदिरा गांधी को क्या कर दिया गया, यहाँ से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और इंदिरा क्या करेगी, अब जाकर नई पार्टी बनाएगी। तो ये जो चीज़ है ये मैंने आपको एक थोड़ी स्टोरी टाइप में बताई कि भाई अगर आप कुछ ऐसा लिखना चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। तो बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अभी विकल्प नहीं है, लेकिन ये जो दल इकट्ठा हुए ना, ये बीजेपी बनेंगे आगे जाके, तो ये इनका विकल्प आ जाएगा। और विकल्प कब बनेगा भाई, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। तो राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और इन सरकारों ने बहुमत खो दिया और नए सिरे से गठबंधन बनाना और अथवा राष्ट्रपति शासन को लागू करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे आमने सामने आ जाती है इंदिरा और सिंडिकेट। कब आ जाते हैं, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया कि भी जो ये मुद्दा था इनके अंदर वो आमने सामने आ जाते हैं। तो इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। तो उन्हें सिंडिकेट से निपटना था। देखो सिंडिकेट से तो मतलब इंदिरा ही नहीं, बाकी सभी परेशान थे। बाकी सभी कौन, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो भी इनसे परेशान थे। तो सिंडिकेट से निपटना था। क्यों, क्योंकि सिंडिकेट के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस के संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना निश्चित किया। तो सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी और बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का क्या कर दिया, मुकाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्त के लिए एक अलग से मतलब सदस्यों को रखा और धीरे धीरे, और ये जो सदस्य है ना इनके बारे में बोला जाता है, ये जो सदस्य रखे इनको कश्मीर माफिया के नाम से भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि होना ऐसा हुआ कि ये 5 बंदे थे और पांचों के पांचों बंदे कहाँ से थे, ये पांचों के पांचों बंदे कश्मीर के थे। ओके, तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, कश्मीर माफिया के नाम से बोला जाता है कि इंदिरा की सरकार अगर किसी प्रकार की कोई सलाह लेती ना तो इनसे ही सलाह लेने का काम करते थे। ओके, अब देखो अगर आपको इन 5 बंदों का नाम देखना है तो इनमें कौन थे, एक तो जैसे पीएन हस्कर साहब थे। कौन थे, इनके अंदर थे हमारे पास में पीएन हक्सर, उसके बाद में और कौन थे, पीएन धर, उसके बाद में डीपी धर, पीएन धर, डीपी धर, और उसके बाद में थे टीएन कोल, और ये जो सारे नेता थे ना ये काफ़ी मतलब फेमस लोग थे। और उसके बाद में जो लास्ट रह जाता है वो कौन है, आर एन काउ के नाम से।
तो ये जो 5 नेता थे ना, ये मतलब नेता तो क्या बोल सकते हैं कि इनको मतलब इन्होंने सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इनका साथ भी दिया। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुना जाना सुनिश्चित किया और नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा उनकी बात मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने अपना खुद का एक मतलब अलग से होल्ड बनाया और सिंडिकेट को कहा कि भी साइड में आप बैठिए। तो इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया कि इसका एक तो सिंडिकेट के प्रभाव का, स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। तो कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी अब उसे हासिल करने की टाइम थी। तो इंदिरा गांधी ने बड़े साहस और रणनीतिक उपाय किए। उन्होंने एक साधारण सी सत्ता संघर्ष की विचारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। यानी वामपंथी कौन होते हैं कि जो सरकार के साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं और जो बदलाव चाहते हैं, सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 10 सूत्री कार्यक्रमों को अपनाया। अब देखो इन 10 सूत्री कार्यक्रमों में अगर आप कोई मेन की बात करें तो जैसे इनका जो मेन मुद्दा था वो क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। ओके, क्या था, बैंक का राष्ट्रीयकरण करना। क्योंकि ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि भाई जो हमारे पास में क्लास बैंक नहीं होना चाहिए, यानी एक जो बैंक है वो एक क्लास के पास में नहीं होना चाहिए, अमीर लोगों के पास में, ये तो मास बैंक होना चाहिए, यानी सबका बैंक, यानी सब क्या कर सके उसके अंदर अपना पहुंच सके। इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शहरों में अर्बन लैंड सीलिंग होनी चाहिए गाँव की तरह। और प्रीवी पर्स जो मेन मुद्दा था, यहाँ पे इनको काफ़ी दिक्कत आएगी और ये जो प्रीवी पर्स का मुद्दा है इसको भी इनको ख़त्म करना था। क्यों, क्योंकि ये पता क्या कहते थे कि जो भारत के गरीब होने की वजह राजाओं को दिया जाने वाला भत्ता है और उस वक्त लाखों की संख्या में वजीफा दिया जाता था। तो ये मैंने कुछ एक आपको बताए। तो ये जो इनके 10 सूत्री कार्यक्रम थे ना इंदिरा गांधी के, तो ये उसके अंदर ऐड थे। तो अब इन्होंने क्या किया, 10 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं, लेकिन इन ये भी भूले नहीं है कि इन्होंने बोल तो दिया कि मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण करूंगी, प्रीवी पर्स का मुद्दा खत्म करूंगी, लेकिन ये जो 2 मुद्दे हैं ना, इंदिरा गांधी को इन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इस समय जो गवर्नमेंट है वो क्या है, कमज़ोर है। और गवर्नमेंट कमज़ोर है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने को क्या कर रखा है, ताकतवर कर रखा है। गोलका नाथ मामला आने वाला है इस वक्त, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ, तो इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, उसके बाद में आगे क्या बोला गया कि आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन और खाद्य सरकार का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को क्या करना, आवासीय भूखंड देने का प्रावधान ऐड था। अब क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखो भाई ये राष्ट्रपति का चुनाव तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रियल में क्या चलने वाला और क्या नहीं चलने वाला। और ये हमारे जो थे ना वीवी गिरी साहब थे, तो 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहेंगे। कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता सिलोन में भारतीय उच्चायुक्त रहे हैं। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा तो ये आप देख सकते हैं अलग से। तो अब इसमें देखते हैं भी क्या लिखा हुआ है। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। तो तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है और पद दोबारा खाली हो गया है। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया। यानी ये क्या थे, इस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। एन संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिन राजनीतिक अनबन चल रही थी। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया और वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस वक्त 14 अग्रणीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं के प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। और उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे और उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच में गहरे मतभेद हुए और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताएंगे इनके बारे में, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको क्या आ जाए, बिल्कुल मतलब समझ सा आ जाए कि रियल में था क्या ये चीज़।
देखो सबसे मेन मुद्दा था कि इंदिरा ने सोचा, क्योंकि देखो अगर आप कोई पॉपुलर काम ही नहीं करेंगे तो जनता आपको कहाँ से चुनेगी। तो 1969 में इंदिरा ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। अब इंदिरा जो थे वो नरेंद्र मोदी की तरह पहले ऑर्डिनेंस निकालना पसंद करते थे और फिर बैठक होती उसमें पास करवा लेते उसको, सिंपल सा मुद्दा था। इन्होंने क्या किया, दो कंडीशन रखी बैंकों के सामने। भाई कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो ये रखी कि या तो इसके लिए बैंकों के साथ सहमति बन जाए कि आप अब आपका बैंक हमारा है, जितने पैसे दे रहे हैं उतना ले लो। भाई बैंकों को क्या बोला गया कि भाई देखो अब ये बैंक तो हमारा हो गया, अब हम जो भी पैसा दे रहे हैं ना वो पैसा लो और अपना जाओ खेलो और खाओ। अगर सहमति नहीं बनी तो क्या करेंगे हम, भाई सेकंड ये उपाय दिया कि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ओके, और जो भी अमाउंट डिसाइड करेगा ये ट्रिब्यूनल, भाई इसने जो भी बोल दिया हम वो कर देंगे, फाइनल कर देंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है इसके अंदर कि हम वो अमाउंट आपको दे देंगे, लेकिन ये अमाउंट कब देंगे, अमाउंट कब देंगे, 10 साल बाद में। अब देखो तो बैंक तो बेचारे कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे एक मतलब खास केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, और वो कौन है, आरसी कूपर साहब। यानी आरसी कूपर साहब क्या करते हैं, इंदिरा गांधी के जो ये मुद्दा है, इन्होंने जो भी ये काम किया है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ओके, और क्यों इसलिए जाते हैं क्योंकि काफ़ी अमीर थे यार ये, और इनके सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में शेयर होल्डर थे। तो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन इंदिरा ने ऑर्डिनेंस को पास करके बिल बना दिया। तो कूपर साहब बोले भाई ने सहमति के प्रावधान तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच की जो है ना, इसमें क्या होती है वो बैठती है। ओके, यानी 11 जज की यहाँ पे एक बेंच बैठती है, और जो बिल है वो 10-1 से पास हो जाता है, 10-1 से। तो 10 बंदे तो आरसी कूपर के पक्ष में, लेकिन ये जो 1% है ना ये विपक्ष में। ये क्या कहता है कि भाई जो भी सरकार करी है वो सही है, और आपको ये जो 1% जो एक जज रह जाते हैं ना, इनका नाम है एएन रॉय, और इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और कब मिलेगा, इंदिरा गांधी सरकार के टाइम के बाद में मिलेगा। तो गवर्नमेंट ठीक करी है। तो और इस केस के जो वकील थे वो कौन थे, नाना पालकीवाला। कौन थे, नाना पालकीवाला। तो अब रियल में क्या हुआ, यहाँ पे जो है सरकार हार जाती है। सरकार कहती है चलो यार कोई बात नहीं है, जाने दो। अब मैंने आपको बोला ना ये दोनों केस काफ़ी अच्छे रहने वाले। अब है हमारे पास में प्रीवी पर्स का मामला। सरकार ने क्या किया, 1970 में प्रीवी पर्स को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो प्रीवी पर्स ऐसे थोड़ी ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए सरकार ने, जो नेहरू जी थे उन्होंने 291, ओके 362 एंड एक और था शायद, क्या नाम था उसका, 366 था, 366 की 22, ये जो थे अलग से प्रावधान कर रखे थे। अब देखो थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं भाई रियल में क्या है। जो 291 है वो क्या कहता है कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा, इनके पास में जो भी पैसा होगा इन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ओके, और टैक्स नहीं लगेगा, और ये संचय निधि पर भारित होंगे, यानी जो भी हमारी संचय निधि है उसमें भारित होंगे, और जब इनको पैसा दिया जाना होगा तो उस पर किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद में जो 362 था उसमें क्या, जो रूलर है उसको डिफाइन किया गया, यानी जो राजा है उसकी परिभाषा दी गई है। तो ये हमारे सामने कुछ एक मेन मुद्दे रहने वाले थे, 366, 362 और ये। तो अब इसे ख़त्म करना इंदिरा को बहुमत नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर सब पार्टी क्या थी, डिबेट के साथ, मतलब एक साथ में आई। सीपीआई, सीपीएम ये सब लोकसभा में पास हो गया। भारतीय इतिहास का पहला बिल जो राज्यसभा में पास नहीं हुआ, यानी ये जो प्रीवी पर्स का मामला है ना, तो ये राज्यसभा में पास नहीं होता है। और 150 वोट चाहिए थे, 149 मिले, यानी कितने इसमें वोट चाहिए थे, 150 चाहिए थे, मिले कितने, 149। वही बात हो गई कौन सी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, कि जो वोट था वो एक वोट से गिर गया। ठीक है, तो वोट से बिल तो सब खुश हो गए, इंदिरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास में गए, एक आदेश निकाला, और 366-22 में रूलर की परिभाषा को ही बदल दिया। तो मैंने बोला ना कि ये जो थे ये ऑर्डिनेंस निकालने में ज़्यादा बिलीव करते थे।
तो इससे इंदिरा एक रूलर के रूप में दिखने की कोशिश कर रही थी और वह सुप्रीम कोर्ट या किसी को बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। ये तो पता चलने लग गया था सबको कि भाई आपने इसको गूंगी गुड़िया कहकर आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन ये गूंगी गुड़िया अब बोलना स्टार्ट करने वाली है। तो अब देखो प्रिवी पर्स का मामला क्या है, जोर शोर पे पकड़ रहा है। प्रिवी पर्स की समाप्ति जरूरी भी है, लेकिन अब एक सोचने वाली बात है कि इन राजाओं को मिलाया तो इसी परामर्श पे गया था ना कि आप हमारे देश में मिल जाओ, 565 रियासतें थी, हम आपका सब भरण पोषण करेंगे। लेकिन अब इनके साथ में भी एक तरह से अनजस्टिस हो रहा है। तो अब क्या है, एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के दोबारा, जिसका नाम है माधवराव सिंधिया। तो माधवराव सिंधिया जी जो है वो क्या है, अगेंस्ट हो गए हैं किनके, इंदिरा के, माधवराव जी। और कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि जो सरकार है उसको मतलब थोड़ा मुंह की खानी पड़ती है दोबारा से। तो कहते हैं सरकार की गलती है, गलती नहीं है तो भाई बदतमीजी है, और इस आदेश को कैंसिल कर दिया। और ये इंदिरा के लिए तीसरा घाव था। अब कुछ बड़ा करने का टाइम था, तो प्रेसिडेंट के पास में गई, उनसे सिफारिश की। इस वक्त में क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट के पास में जाते हैं और सिफारिश करते हैं कि साहब ऐसे करिए, चुनाव 1972 में होने हैं तो आप चुनाव को पहले ही करवा दो, ठीक है। तो चुनाव 1971 में करवा दो। और यहाँ पे थोड़ी सी अब बातें चलेगी आगे, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना ये टाइम बढ़ा देते हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन पे इस पे आ जाते हैं, पार्ट पे। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा रेफरेंस दे सकते हैं कि सामने वाला अगर कोई आपका पेपर चेक भी करेगा ना तो उसको यूँ लगेगा कि बच्चे को थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है। गुजरे वक्त में कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग था। तो दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव ताकत को अजमा ही लिया जाए। तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष तो एस निजलिंगप्पा ने विहिप जारी कर दिया और सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट डालने। अब इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की, और लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई और वीबी गिरी को क्या हुआ, छुपे तौर पर उनका समर्थन किया गया। तो इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए कहा। तो यानी उन्होंने क्या कहा था कि भाई देखो, आपको पार्टी से ऊपर उठकर क्या करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो वोट डाल सकते थे। तो आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीबी गिरी साहब विजयी हुए, स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस हार जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हार से पार्टी का टूटना तय था, और कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी असली कांग्रेस है, क्योंकि इंदिरा गांधी तो पहले ही तैयार थी। इंदिरा गांधी को पता था, ये देखो ये दो मुद्दे हो रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है। ये जो हुआ ना, ये सारा सिस्टम हुआ, ये इन दो मुद्दों के बाद में हुआ। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 1969 के नवंबर में सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस ओ का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई, कांग्रेस ओ का नाम दिया गया, ठीक है जी। तथा सिंडिकेट की अगुवाई करने वाले खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी जो थी कांग्रेस रिविजनिस्ट पार्टी के नाम से दिया गया। यानी जो इंदिरा गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी की जो फेवर में थी, उसको कांग्रेस आर के नाम से जाना गया। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता है। और इंदिरा गांधी ने पार्टी के को भी इस, देखो अब ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, निजलिंगप्पा बारे में बता दिया है, जो प्रिवी पर्स का मामला है ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, तो थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस जो इंदिरा गांधी है अपनी एक अलग से पार्टी बनाकर जा चुकी हैं, और ये कामरा साहब और इन्होंने क्या कर दिया, इनको यहाँ से निकाला दे दिया है। और इनकी जो पार्टी है कांग्रेस आर के नाम से, और इनकी पार्टी जो है कांग्रेस ओ के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आगे देखिए, अब क्या है, 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन होगा। देखो भाई, अब जो टाइम आने वाला है ना कांग्रेस का, वो गोल्डन पीरियड टाइम आने वाला है। यानी जितना वोट उनको उस टाइम में भी नहीं मिला होगा, और उतनी वोटिंग अब इनको मिलने वाली है। और इंदिरा ने पहले ही सोच रखा है कि भाई कुछ ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी, इनसे अपना पूरा पूरा बदला लेगी। तो 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन, तो कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से
प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही और इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। क्यों, अब देखो, अब इंदिरा लोगों के बीच में जाती है और उनको बोलती है कि देखो भाई, मैं तो आपके भले के लिए करना चाहती हूँ। और क्यों? क्योंकि उसने तो करके दिखा दिया कि राष्ट्रीयकरण का मुद्दा किया, बैंकों का, 14 बैंकों का, तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और प्रीवी पर्स किया तो चले गए। तो लोगों को लगने लग गया कि भाई इंदिरा कह तो सच्ची रही है, लेकिन जो लोग इसको करने नहीं दे रहे। तो इंदिरा गांधी ने भूमि के सुधार पर मौजूद कानून के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। तो दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज ने इंदिरा गांधी की सरकार को 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। और यह एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। और दोबारा चुनाव हो रहा है कब? 1971 में, जो कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने सिफारिश की किन से? राष्ट्रपति साहब से। सॉरी। आगे मुकाबला। तो चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जाने पड़ रहा था। तो आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा बन गई। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली जो सांगठनिक ताकत है कांग्रेस ओ के नियंत्रण में, यानी जो भी बड़े बड़े नेता थे, कामराज साहब थे, निजलिंगप्पा साहब थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे, तो मोरारजी देसाई साहब थे, ये सब उस पार्टी में थे। तो सबको यूं लगता था कि भाई वही चीज़ है, वही जीतेंगे। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्ष पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया और इस ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। और इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई, क्योंकि अब देखो, एक तो उनके खुद के लोग उसके अगेंस्ट हैं, एक गठबंधन उनके अगेंस्ट है। तो अब यहाँ पे देखो कि कितना बुरा मतलब टाइम इंदिरा के लिए चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे टाइम के बाद में तो अच्छा टाइम देखने को मिलता है। तो ये जो बुरा टाइम नहीं था, ये तो एक अच्छा टाइम था इंदिरा के लिए। अब क्या हुआ? जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए और शासक दल ने भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ में गठजोड़ किया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी कि जिसका उसके लिए बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। तो नई कांग्रेस के पास में एक मुद्दा था, एक एजेंडा था, एक कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास में कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्ष गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा, जो 10 सूत्री कार्यक्रम था वो, और इसे मशहूर नारा गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसर की असमानता आदि ऐसे विचार उनके सामने रखे और तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा, इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सारे वे अपने देश व्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी और रियल में होगा भी ऐसा। इंदिरा जीत जाएगी, बहुत अच्छे। अब परिणाम आया, तो परिणाम क्या रहेगा? तो परिणाम तो भाई बहुत जबरदस्त रहने वाला है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस चुनाव में जो इंदिरा है उनको क्या मिलेगी? 352 सीटें मिलेगी। और जो दूसरी पार्टी है ना, जो लोग यूँ कह रहे थे इनके अंदर तो भाई कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली को तो 352 मिलेगी, और जो दूसरी है ना कामराज और निजलिंगप्पा वाली, उनको केवल 16 ही सीटें मिलेगी। और तो ये तो बहुत उनकी मतलब गंदे वाली हार होगी इस वक्त। तो 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना कि इस चुनाव को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल ही ना कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली। अब देखो 352 तो सीधी कांग्रेस के आ गई और 44 सीटें कहाँ से आ गई है? अलग से आ गई है। तो अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ की उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले उनको 1/4 वोट भी नहीं मिले और इसकी झोली में आए। तो इस पार्टी को महज क्या मिली है? केवल 16 सीटें मिली है। और अपनी भारी भरकम जीत के साथ में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित किया
और असली कांग्रेस है और भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित हुई और विपक्ष ग्रैंड अलायंस जो क्या थे 40 से कम सीटें उनको मिली है। अब क्या होगा कि इंदिरा जो नहीं करना होगा वो सब कर जाएगी, यानी जो जिन लोगों ने इनको तंग किया है वो सबसे मतलब बराबर का बदला लेंगे अभी है। तो 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। तो इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लगा। देखो अब रियल में क्या हुआ, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये उस वक्त का टाइम पीरियड है कि जब इंदिरा जीत गई है, ओके। और इंदिरा जीती है, लेकिन इंदिरा के सामने अभी भी मतलब यूँ नहीं है कि भाई बिल्कुल बहुत मज़े में सब कुछ चल रहा है। इनके सामने अब काफ़ी दिक्कत आने वाली है, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं और जो इनके रहने वाले हैं उसके बारे में कंसल्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि 1973 के लोक चुनाव में तुरंत बाद इनका मतलब चुनाव होता है। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबी और वंचित रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर और बाहर उनके विरोध की अब कोई गुंजाइश ना बची। जैसे कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी तो राज्य स्तर के चुनाव में भी जीती। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हो गया और कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में थी और समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय के साथ बड़ी चुनौती के धूल चटा दी। अब देखते हैं, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो ये लास्ट स्लाइड है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना हो जाती है। तो बहरहाल कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकलता है, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी और यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेताओं की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा था अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई गुट नहीं था, यानी अब विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्ग जैसे गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। और जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वो एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली की इस खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस स्थान लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता में हीन थी कि कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी को राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई और विकास और आर्थिक के मुद्दों पर जन आक्रोश लामबंदी लगातार बढ़ती रही। और अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि इन बातों में, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा चैप्टर जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में था समझ आया होगा। और ये वो टाइम है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस वक्त जो इंदिरा गांधी है वो काफ़ी मजबूत है और जो भी उनके विपक्ष थे उन सब से क्या करेगी, अच्छे से हिसाब करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट थे, अब सुप्रीम कोर्ट को भी क्या हो जाएगा, अब देखो सरकार दोबारा मजबूत हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट क्या आ जाएगा, दोबारा से डाउन आ जाएगा। और ये वही टाइम है कि जब क्या करना पड़ेगा इनको, जैसे केशवानंद भारती जो केस थे उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ध्यान है तो मैंने बोला था कि जो 1% जो 10 और 1 का क्या आया था हमारे पास में फैसला आया था, उसमें AN रे साहब थे। अब ये AN रे साहब ना एक अहम भूमिका निभाएंगे और इनके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी होगी, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।